हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। मैं आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं साइंस का एटम बम सीरीज लेकर, बायोलॉजी के एटम बम सीरीज को लेकर। आज का हमारा बायोलॉजी का चैप्टर क्या है? बायोलॉजी का आज का हमारा चैप्टर है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, या कोशिका और कोशिका के अंग या कोशिकांग। तो आइए शुरू करते हैं हम बायोलॉजी के दूसरे एटम बम सीरीज को। तो सवाल देखें दोस्तों, हम सवाल से हम यहाँ हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो सवाल शुरू करते हैं हम। पहला सवाल हमारा है कोशिका और कोशिकांग के चैप्टर से। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? पहला सवाल ही क्या है हमारा, सेल का नाम किसने दिया था? सेल क्या होता है दोस्तों? सेल होता है किसी भी जीवधारी के जो शरीर का सबसे सूक्ष्मतम फंक्शनल इकाई है, या स्मॉलेस्ट फंक्शनल इकाई या सूक्ष्मतम कार्यात्मक इकाई है, जो जीवधारियों के एक एक अंग का निर्माण कोशिका से होता है। तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं कोशिका या सेल। तो सवाल हमारा है कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? ऑप्शन ऑप्शन ए है हमारा फ्लेमिंग, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी ब्राउन। तो कोशिका का पहली बार जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक नामक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क के एक पतरे से पतली परत काटकर अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से उसमें देखा। तो उसे दिखता क्या है कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना या कोष्ठक बने हुए हैं। मधुमक्खी की छल्ले जैसी संरचना बनी हुई है, उसमें इस तरह के कोष्ठक उसे दिखाई देते हैं। कॉर्क के पतरे छन्ने में काटकर जब माइक्रोस्कोप से देखता है तो इसे नाम दिया उसने कोसा। इसे नाम की क्या दिया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसे ही उसने कोसा कहा या सेल कहा। तो सेल का नामकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, रॉबर्ट हुक। अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल हमारा है व्हाट कंपोजिशन डिफरेंशिएट एन एनिमल सेल फ्रॉम अ प्लांट सेल। अर्थात कौन सी रचना ऐसी है कोशिका के अंदर, कौन सी ऐसी रचना है जो कोशिका को, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है, एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करती है? ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रियोमियर या ऑप्शन डी सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है एक सेल ऑर्गेनल है, सेंट्रियोसोम उसका एक पार्ट होता है जो कोशिका विभाजन में भाग लेती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सेंट्रियोल। कारक काय हिंदी में कहते हैं सेंट्रियोसोम को, जो कोशिका विभाजन में भाग लेती है। तो इसका आंसर हुआ डी। या फिर हम यहां ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोसोम भी ऐसी संरचना है, ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। अगले सवाल पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, या कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए गोल्जी एपरेटस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस या डी राइबोसोम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनल्स है, जहां कोशिका में मेटाबॉलिज्म होता है और भोजन का पाचन किया जाता है। किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, और ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। निम्न में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो कोशिकांग की बात करें हम, ऑप्शन देखें, पहला क्रोमोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड या डी गोल्जी एपरेटस। तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स होता है हमारा न्यूक्लियोस। न्यूक्लियोस या केंद्रिका, केंद्रक का एक भाग होता है, न्यूक्लियस का एक भाग होता है न्यूक्लियोस या केंद्रिका, वह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है हमारा? न्यूक्लियोस। परंतु ऑप्शन में वह हमारे नहीं दिया हुआ है। इन ऑप्शन में से सबसे बड़ा देखा जाए तो कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल्स है।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, अर्थात द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड। प्लांट सेल की बात करें या किसी भी सेल की बात करें, सेल के तीन पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट को कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन्स या कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके बाद यह होता है केंद्रक या न्यूक्लियस, और इसी में एक पार्ट होता है केंद्रिका या न्यूक्लियोस, और एक पार्ट होता है या बीच का पार्ट जो द्रव अवस्था में या फ्लूइड के स्थिति में होता है, तरल अवस्था में होता है, फ्लूइड होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटो, कोशिका को साइंटिफिकली जब हम कहते हैं तो उसको हम साइटो कहते हैं। साइटोलॉजी क्या होता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म यह जो तरल पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच जो फ्लूइड अवस्था में तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसी में विभिन्न प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी जो कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स है ये इसी में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो अब सवाल पे आते हैं। यह था हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। प्लांट सेल यह जो है, सॉरी यह जो है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल के बारे में यह बताता है। वहीं जब प्लांट सेल की बात करें या पादप कोशिका की बात करें तो ये सभी संरचना के अलावा सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी एक परत चढ़ी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। जो कठोर संरचना, किसी भी पेड़ को जब हम देखते हैं तो सबसे बाहरी तना के उसके बाहरी आवरण पे जो हमें कठोर संरचना देखने को मिलती है उसी को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। उसी प्रकार की हर एक कोशिका में संरचना देखने को मिलती है, सेल वॉल मिलती है जो सेलुलोज की बनी होती है। तो इसका सही आंसर हुआ बी, ऑप्शन बी, सेल वॉल। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें? छठा क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? Which cell is found only in plant cell? तो अभी हमने देखा सेल वॉल जो है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। एनिमल सेल में, एनिमल कोशिका में हमें यह देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी था बर्नक या प्लास्टिड। जैसे पेड़ पौधे हमें अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं, फूल भी अलग कलर के दिखते हैं, पेड़ हरे कलर के हैं पेड़ पौधे, और विभिन्न प्रकार के कलर दिखाई देने का मिलता है हमें। तो वह जो है सेल में, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स या लवक के मौजूदगी के कारण वह हमें रंगीन दिखने को मिलता है। परंतु कुछ ऐसे जानवर या एनिमल भी हैं जिसमें प्लास्टिड या लवक होता है, जिसके कारण जानवर भी अलग अलग रंग के देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से एक कोशिकीय जीव जो है उसमें प्लास्टिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें? सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू लीफ? पत्तियों को, अभी हमने देखा पत्तियों को जो हरा कलर प्रदान किया जाता है या हरा कलर जो मौजूद होता है उसका कौन से सेल ऑर्गेनल्स के कारण उसका कलर हरा होता है? तो एक है ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन ए है हमारा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट और ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ मौजूद होता है जिसकी उपस्थिति में ही हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें एक तत्व पाया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम, क्लोरोफिल में एक तत्व पाया जाता है, एक तत्व का आयन, पोटेशियम का आयन इसमें पाया जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया फैक्ट है। क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग क्लोरोप्लास्ट में ही मौजूद होता है। क्लोरोफिल जिसके जहां फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो याद रखना है आपको, ये सभी सवाल पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगले सवाल पे आइए दोस्तों। 8वां सवाल क्या है हमारा? 8वां सवाल है हमारा, द सेल्फ सुसाइड बैग इज कॉल्ड, अर्थात कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोज और ऑप्शन डी गोल्जी एपरेटस या गोल्जी उपकरण। तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह प्रोटोसाइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में उपस्थित एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल्स है, जो जिसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करता है? पाचन की क्रिया करता है। एंजाइम जो है सेल को पचा डालता है। यदि सेल में कोई क्षति हो जाए, उसको नुकसान पहुंच जाए या डेड हो जाए, तो उसको पचा देता है। यह थैली फट जाती है और पूरा सेल को ही मार देता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं? इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन ए लाइसोसोम सही है हमारा। 9th क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस? गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी इनिशिएटिव सेल डिवीजन, ऑप्शन सी प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, ऑप्शन सी सेक्रेशन या श्रावण। तो इसका आंसर है सेक्रेशन। यह एक सेक्रेटरी ग्लैंड है, कोशिका का एक सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स है। रेस्पिरेशन का जो कार्य होता है सेल के अंदर, वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। उसी के दौरान जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इनिशिएटिव ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जो होता है दोस्तों, सेल डिवीजन केंद्रक के कारण होता है। और सेंट्रोसोम भी जो है सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, जो आरएनए बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन देख लीजिए। Who used the term प्रोटोप्लाज्म फॉर फर्स्ट टाइम? पहली बार प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया? जीव द्रव्य के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है डार्विन, बी पुरकिंजे, सी जॉन रे या डी हटचिंसन। इसका आंसर हुआ पुरकिंजे। कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के बाद और केंद्र के बीच जो साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं उसको, उसका खोज सबसे पहले उसका खोज कब हुआ? सेल के खोज के बाद ही होता है। सेल के खोज के बाद डुजार्डियन नामक एक साइंटिस्ट ने कोशिका के अंदर जो फ्लूइड या लिक्विड स्टेट में जो पदार्थ पाए जाते थे, उसे उसने खोजा था। डुजार्डियन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, परंतु उसने उसका नामकरण नहीं किया। उसका नामकरण का श्रेय जाता है पुरकिंजे को। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया। प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल देखिए, हु फर्स्ट डिस्कवर न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की? यह भी जो है एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल्स है। तो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के जो खोज किसने किया, यह भी सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसे ध्यान दे सकते हैं। ऑप्शन है हमारा ल्यूवेनहॉक, बी हमारा लेमार्क, सी हमारा है हॉफमिस्टर और डी ब्राउन। ल्यूवेनहॉक ने पहली बार 1675 ईस्वी में जीवित कोशिका या लिविंग सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने, यह है ल्यूवेनहॉक जिसने लिविंग सेल की खोज की। और सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज हमने देखा, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले
19वीं सदी में 1830-31 के आसपास केंद्रक की खोज की है, न्यूक्लियस की खोज की। अगले सवाल पे आइए, व्हाट काउज एक्सेसिव डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म? जीवधारियों में जो विविधता देखने को मिलती है बहुत ज्यादा, उसका क्या कारण है? पहला अनुकूलन, कस्टमाइजेशन, बी है हमारा सहभागिता, पार्टिसिपेशन, सी हमारा उत्परिवर्तन या म्यूटेशन, और डी हमारा मल्टीप्लिसिटी या बहुगुणसूत्रता। जीवधारियों के गुणों का निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्र के आधार पर होता है या डीएनए के आधार पर होता है? जीवधारियों के गुणों का निर्धारण होता है, डीएनए जो है जीवधारियों के गुणों को, वंशानुगति को एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित करता है। गुणसूत्र यह डीएनए का बना होता है। तो डीएनए में जब परिवर्तन होगा, डीएनए में जो परिवर्तन जब होगा तो उनके गुणों में परिवर्तन होगा और अलग प्रकार की प्रजाति देखने को मिलेगी। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है? हमें क्या देखने को मिलता है? उत्परिवर्तन के कारण जीवधारियों में विविधता देखने को मिलती है। अगला सवाल है, 14th क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है ये पहले यह देख ले हम। प्रोटोप्लाज्म में या फिर साइटोप्लाज्म के अंतर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वह भी एक पतली झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। जैसे यह सेल है हमारा, सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोज, इसमें लिक्विड है, फ्लूइड है, ये इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो यह जो जिस झिल्ली से अलग होती है साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनल्स जो झिल्ली से, पतली झिल्ली से अलग होती है, इसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यह जो है दोस्तों, यह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन और लिपिड अर्थात फैट से, वसा से मिलकर बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। तो ये था हमारा सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। आगे हम इसके बाद आगे हम कोशिका विभाजन देखेंगे। कोशिका के बारे में जो बची हुई बातें हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वेद स्टडी ग्रुप पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।